सो गाइस, आज की वीडियो में हम एमसीआरई एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम प्रॉपर क्वेश्चन समझेंगे और उसके साथ उसका क्या आंसर है एंड उसकी रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन कि इसका यही आंसर क्यों है, उसके बारे में भी उस कंसेप्ट को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो आओ जल्दी से आप पढ़ना शुरू करते हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन योर स्क्रीन इज द साइनोएट्रियल नोड विच इज ऑल्सो नोन एज द एसए नोड इज लोकेटेड इन विच चेंबर और व्हाट चेंबर ऑफ द हार्ट? Left atrium, right atrium, left ventricle and right ventricle. So this is a very basic question of anatomy and I hope that you all know this answer. So the correct answer is B, that is it is located in the right atrium, right, and it is known as the pacemaker of the heart. तो यहाँ से impulse generate होती है and then these impulses are carried to the atrioventrical node which is known as the AV node. And AV node कहाँ located होता है हमारा? In the lower end of the interatrial septum. तो ये बात आपको आई होप कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। Next is the volume of air moved going from full forced expiration to full forced inspiration, यानी कि कितना वॉल्यूम गया from full forced expiration, एक्सपायर करने के बाद, उसके बाद फिर से आपने जब forced inspiration किया, that is known as inspiratory capacity, vital capacity, total lung capacity and inspiratory reserve वॉल्यूम। इन चारों में से इसका क्या आंसर होगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि जब आपने एक बार नॉर्मल एक्सपायर किया, यानी कि ऐसा आपने सांस बाहर छोड़ा, उसके बाद आप कितनी एयर फोर्सफुली इस तरीके से इंस्पायर कर सकते हो, दैट इज योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, थोड़ा वर्ड्स को चेंज कर दिया है, चेंज भी क्या किया है वही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है बट इट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस विद द फिजिकल थेरेपिस्ट अ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट इंडिकेट्स दैट द पेशेंट हैज अ लो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज ERV, expiratory reserve volume. What does this mean? The volume of air remaining in the lungs after a full expiration is low. The volume of air in a breath during normal breathing is low. The volume of air forcefully expired after a forceful inspiration is low, and the amount of air expired after a resting expiration is low. तो यहाँ पे बेसिकली आपको बहुत सारी डेफिनेशंस दे दी गई हैं डिफरेंट कैपेसिटी एंड वॉल्यूम की, बट आपसे यहाँ पे पूछा ये जा रहा है इतना घुमा फिरा के कि एक्सपायरेटरी रिजर्व की वॉल्यूम इनमें से डेफिनेशन इनमें से कौन सी है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा कौन सा है? दैट इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर अ रेस्टिंग एक्सपायरेशन, यानी कि जब हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन करी, रेस्टिंग मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन करी, उसके बाद जो हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो ए ऑप्शन आपको दे रखा है, दिस इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम। जितनी वॉल्यूम आपके लंग में रह जाती है आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, जो कि आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है, दैट इज रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे सेकंड बी और नंबर ऑप्शन में आपसे नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करी गई है, सो दिस बिकम्स योर टाइडल वॉल्यूम। एंड यहाँ पे आपसे सी ऑप्शन में जो आपको डेफिनेशन दी गई है, दैट इज ऑफ वाइटल कैपेसिटी, एंड एंड में आपको ERV का आंसर दे रखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपको ये सारी वैल्यूज, ये सारी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम अच्छे से याद है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर दोगे। बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन ये नहीं था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ कॉमन फिजियोलॉजिकल चेंज ऑफ एजिंग। अब पूछा क्या जा रहा है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी एज करती है तो बहुत सारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो इनमें से कौन सा वो चेंज नहीं है? ब्लड प्रेशर टेकन एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग exercise increases, maximal oxygen uptake decreases, residual volume decreases and the bone mass decreases. अब इनमें से सही आंसर क्या होगा? So the correct answer is option number C, that is residual volume. तो residual volume जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम पूरा forced expiration भी कर देते हैं, that is known as expiratory reserve volume, जब वो भी हो जाता है तो उसके बाद जो amount of air आपका lungs के अंदर बचता है, that is known as residual volume, and ये आपके lungs में रहना
इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके लंग्स कोलैप्स ना हो जाए। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है इंडिविजुअल की, तो ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है इट इंक्रीजेस एंड इट नॉट डिक्रीजेस। तो यहाँ पे दिस इज द राइट आंसर कि बाकी सारी चीज़ें तो आपके जैसे जैसे आप एज करते हो तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ये भी होते हैं, ये भी होता है और ये भी होता है, बट रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होती, रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होती है ना कि डिक्रीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। Next question is, a patient starting to use antihypertensive medication must be observed when getting up or leaving a warm therapeutic pool in order to avoid an episode of, अगर antihypertensive medication है तो that means उसे high BP का प्रॉब्लम ही है, ठीक है। लो बीपी का तो नहीं होगा क्योंकि लो बीपी में हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन तो देंगे नहीं। तो उसको क्या हमें देखना है, ब्रेडिकार्डिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, डिसरिथमिया एंड स्केलेटल मसल वीकनेस। अब ध्यान रखो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी है कि वो वार्म थेराप्यूटिक पूल के बाहर निकल रहे हैं, तो इनमें से कौन सी चीजें आप देखोगे, कौन सी चीज आपको ध्यान रखनी है जो पेशेंट के साथ ना हो। सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, राइट। सो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन में कॉज अ शार्प ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिकेशन का काम ही वही है। सो जैसे ही हम वार्म पूल के, अब वार्म पूल में क्या होता है, देखो गर्म पानी लगेगा, तो जैसे ही गर्म पानी पेशेंट को सराउंड करेगा तो वैसो डायलिटेशन होगा। वैसो डायलिटेशन क्या होता है, मतलब कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जो आपका ल्यूमेन का साइज है वो बढ़ जाता है। तो ये मोस्ट एविडेंट होता है एट द बिगनिंग ऑफ द थेरेपी। सो द पेशेंट मस्ट बी सुपरवाइज्ड एंड आपको उनसे पूछते रहना है कि आपको बहुत धीरे काम करना है, बहुत आराम आराम से पानी के बाहर आना है, एकदम जल्दी नहीं करना। एंड जैसे ही वो पूल के बाहर आएंगे और जब वो पूल में जाएंगे, यानी कि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन द पूल एंड द टाइम व्हेन पेशेंट इज स्टेपिंग आउट ऑफ द पूल, आपको दोनों बार उसका जो बीपी है वो चेक करना है इफ द पेशेंट इज ऑन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस। Next is, which of the following types of exercise is most likely to intensify delayed onset muscle soreness? DOMS। कौन सी एक्सरसाइज से जो आपके डोम्स हैं वो बढ़ जाते हैं? कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस, इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, और डोम्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई सी भी टाइप ऑफ एक्सरसाइज हो। सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस। सो अगर हम इसेंट्रिक एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारे डोम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज क्योंकि जो इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस होती है उनमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए, एज कम्पेयर टू आइसोमेट्रिक और कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस। दीज एक्सरसाइजेस आर कंपैरेटिवली ईजियर for the patient to perform than the eccentric exercises, right? नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। इसके ऊपर मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया है। दीज में इंटरफेयर विद वॉकिंग इन पेशेंट्स हु यूज देयर स्पास्टिसिटी टू कंट्रोल बैलेंस, सिलेक्टिवली पैरालाइज सर्टेन मसल ग्रुप्स, शुड बी स्टॉप्ड क्विकली आफ्टर लॉन्ग टर्म यूज व्हेन प्रॉब्लम्स हैव बीन रिजॉल्व्ड एंड हैव नेवर बीन प्रूवन इफेक्टिव। सो यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट यानी कि एसएमआर, मैंने आपको जब मैंने ये आपको टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बहुत ही स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि हमारी जो मसल होती है उसकी टोन जब बढ़ जाती है किसी भी नोन पैथोलॉजी की वजह से तो हम एसएमआरस देते हैं, चाहे वो स्पास्टिसिटी हो, रिजिडिटी हो या फिर कोई भी और प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे एज इट इज स्पास्टिसिटी वर्ड ये यूज हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स हैं वो काम करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे भी देखो वही बात लिख रखी है कि कई पेशेंट्स को स्पास्टिसिटी की वजह से बहुत दिक्कत होती है अपना बैलेंस मेंटेन करने में एंड इनफैक्ट चलने में भी। तो ये जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं ये मसल को पैरालाइज नहीं करते, ये मसल की टोन को रिड्यूस करते हैं बाय सेंट्रली एक्टिंग। ठीक है, तो अगर स्पास्टिसिटी है पेशेंट को तो हम इसे लोकली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट नहीं देंगे, वी विल गिव सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, राइट। एंड सम मे कॉज फिजिकल डिपेंडेंस व्हिच प्रोहिबिट्स एब्रप्ट सेसेशन ऑफ देयर लॉन्ग टर्म यूज। तो और न्यूमेरस स्टडी में ये भी देखा गया है कि जो एसएमआरस हैं दीज आर हाईली इफेक्टिव। तो जो आपका डी ऑप्शन है ये भी गलत हो जाता है एंड द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। Next question is, a patient is suffering from chronic back pain as a result of recent automobile accident. Patient का ये accident हो गया, उसकी वजह से उसे chronic low back pain है. He is currently taking an opioid medication for relief of this pain, यानी कि pain relieving agent वो ले रहा है. Which of the following medication is an opioid? तो हमें पता है कि जो opioid medication होती है, मतलब medication जो आपके analgesics हैं, these are of two types, opioid and non-opioids.
ठीक है। तो जो आपकी एस्प्रिन है, आइब्यूप्रोफेन है, एसिटामिनोफेन है, ये किस में आती हैं? नॉन ओपियोइड्स में आती हैं। और जो आपकी कोडिन है वो किस में आती है? ओपियोइड में आती है, राइट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोडीन। तो दीज आर पेन रिलीफ ड्रग्स होते हैं, ठीक है। आइब्यूप्रोफेन एंड एस्प्रिन आर नसेड मेडिकेशन, वेयर एज जो एसिटामिनोफेन है इट इज अ टाइप ऑफ नॉन ओपियोइड मेडिकेशन, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। Next is the hormone FSH, progesterone and estrogen do what during the onset of menopause? इन सारे हार्मोन्स को क्या हो जाता है? They increase, decrease, stay the same and cause CVS. तो यहाँ पे correct answer would be B. That is all these hormones decreases. They decreases. So the most dramatic bone loss in women occurs in the year immediately after menopause. यानी कि जैसे ही menopause आता है फीमेल का, तो उनका जो बोन लॉस है वो हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, बिकॉज ये जो आपके जितने भी हार्मोन्स हैं ये डिक्रीज होने लग जाते हैं आफ्टर योर मेनोपॉज, राइट। ये सारे वो हार्मोन्स हैं जो आपकी मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करते हैं। So guys, this is all about today's video. I hope you find this video informative, and if you find so, please like, share and subscribe to my channel, and next part देखने के लिए भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो।